दोस्तों, मैं मधुर माहेश्वरी, आपका अपना करियर काउंसलर, एक बार फिर से करियर चार्टर के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता है। आज हमारे बीच में पावनी माहेश्वरी मौजूद हैं। पावनी वैसे तो मेरी बड़ी बेटी है, लेकिन मैं पावनी को यहाँ पर इनवाइट कर रहा हूँ एज ए गेस्ट, जहाँ पे वो अपने कुछ थॉट्स आपके साथ शेयर कर सकें। एंड ये थॉट्स उन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हैं या बहुत हेल्पफुल होंगे जो अभी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। पावनी माहेश्वरी ने नीट 2022 AIR 78 रैंक के साथ क्लियर करा था और पावनी एज ए फ्रेशर बच्ची थी जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम क्लियर करा था। करेंटली पावनी जो है वो वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली, जिसको कि लोग BMMC के नाम से जानते हैं, वहाँ पर सेकेंड ईयर में पढ़ाई कर रहे हैं। तो पावनी, वेलकम ऑन बोर्ड। हेलो एवरीवन। सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। और मतलब मेरे जो भी एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं शेयर करना चाहूँगी आप लोग के साथ, सो दैट कहीं ना कहीं आप उनसे लर्न कर सकें। और अगर आप कुछ मिस्टेक कर रहे हैं जो मैंने भी की थी, तो आप वो अवॉइड कर सकते हैं। वेदर आप 12th में हैं, 11th में हैं। ऑब्वियसली ये थोड़ा नीट सेंट्रिक है, बट बाकी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम और नीट में एक चीज़ कॉमन है, वो है हार्ड वर्क और अपने प्रैक्टिस एनालिसिस। तो बाकी कोई एग्ज़ाम का अगर प्रिपेयर कर रहा है तो वो ये चीज़ इससे भी सीख सकता है। ओके, तो पावनी, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, नीट का जो एग्ज़ाम है वो अभी आई थिंक लेस देन 5 मंथ्स बाद ही है, 5 महीने से भी कम बचा है। और ये जो टाइम पीरियड रहता है, ये टाइम पीरियड स्पेशली बहुत स्ट्रेसफुल हो सकता है और ये टाइम पीरियड की जो स्टडीज़ है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो आप कैसे सजेस्ट करोगे बच्चों को कि ये आने वाले 5 महीने में या 4.5 महीने में वो अपनी स्टडीज़ को कैसे मैनेज करें और स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें? दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि नीट के टाइम पर वो प्रिपेयर्ड भी रहें और स्ट्रेस फ्री भी रहें। राइट। सो जो एंड के 4-5 मंथ्स होते हैं वो फर्स्टली बहुत क्रूशियल होते हैं, बिकॉज जो बच्चे ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं, ये उनके लिए टाइम होता है कि अपनी प्रिपरेशन को और 5th गियर पे लेके जाएं। जो बच्चे नॉर्मल कर रहे हैं उनके लिए ये टाइम होता है कि अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करके और इम्प्रूव करें। एंड जिनका पोर्शन ख़त्म नहीं हुआ है तो उनका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट काम यही होता है कि वो अपना सिलेबस पहले ख़त्म करें। सो व्हेन इट कम्स टू स्ट्रैटेजी लास्ट 4-5 मंथ्स की, आई विल स्टार्ट विद दिस कि पहले तो अपना पोर्शन देखो कि हर एक चीज़ कंप्लीट है कि नहीं। इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट चीज़, अभी तो शायद पोर्शन भी कट डाउन हो गया है। सो आई वुड से कि जो पोर्शन आपका आ रहा है मेजरली, वो पूरा कवर्ड है कि नहीं, वो आपको सबसे पहली चीज़ देखनी है। एंड उसके बाद आपका पोर्शन कंप्लीट हुआ है, उसके बाद आपको PYQs देखने हैं। ये 2 चीज़ आई फील फॉर एवरी स्टूडेंट होनी ही चाहिए बिफोर वी एक्चुअली गो टू द स्ट्रैटेजी वाला पार्ट फॉर द लास्ट 4-5 मंथ्स। नाउ अगर आपका पोर्शन ख़त्म हो गया है तो उसके बाद सब्जेक्ट वाइज मेरे ये सजेशंस है जो मैं दूंगी। बाकी आपकी स्ट्रैटेजी अलग हो सकती है। यू कैन include some things from this in your strategy, otherwise it is a very personal path that you have to choose. But just some pointers I would like you guys to keep in mind is कि firstly physics, last 4-5 months में physics जब आप करें तो practice करिए। एक अच्छी बुक से करना है, बस ऐसे ही कोई सी भी बुक उठा के नहीं करना है, अच्छी बुक से प्रैक्टिस करना है। एंड जब फिजिक्स का आप एक एक चैप्टर रिवाइज करते जाएं तो एक बुक में उसके फॉर्मूले नोट डाउन करते रहिए। उस टाइम पे बहुत टीडियस लगेगा ये काम, बट एंड में जब रिवाइज करना होगा तो वो बुक फिर बहुत हेल्पफुल होती है। बहुत ईजिली उससे आप एक एक चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। तो जो फर्स्ट रिविजन होगा आपका, वो प्रैक्टिस के साथ साथ फॉर्मूले लिख के होगा तो बेटर होगा आई फील। So about physics, practice is very very important. And when it comes to NCERT, so 12th की NCERT is more important when you compare between 11th and 12th. So 12th की NCERT करना ज़रूरी है, स्पेशली जो लास्ट के फ्यू चैप्टर्स हैं, रेडियो एक्टिविटी वगैरह वो सब, तो वो भी करना है। नाउ कमिंग टू केमिस्ट्री, सो केमिस्ट्री अपनी 3 पार्ट्स में होती है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। फिजिकल केमिस्ट्री इज़ वेरी सिमिलर टू फिजिक्स इन द सेंस कि उसको भी प्रैक्टिस से ही रिवाइज करना है। उसकी NCERT में आप किस चीज़ पे ध्यान दोगे, तो उसकी NCERT में ध्यान देने वाली चीज़ें हैं
जो बॉक्सेस होते हैं उनमें ट्रेंड्स होते हैं, टेम्परेचर ट्रेंड्स हुए या किसी चीज़ के ट्रेंड्स हुए, तो आपको वैल्यूज़ नहीं लर्न करनी है, बट आपको ट्रेंड याद रखना है कि डाउन द टेबल या डाउन द ग्रुप ये चीज़ें इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, हाईएस्ट किसका है, लोएस्ट किसका है, वो सब. दैट इज़ अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री. नाउ व्हेन वी कम टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ एनसीईआरटी से करनी है. सो उसमें जो है वही है, आपको ट्रेंड्स याद रखना बहुत ज़रूरी है. एक एक चीज़ एनसीईआरटी की ऑलमोस्ट रटी हुई होनी चाहिए इनऑर्गेनिक में, बिकॉज इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस इजी आते हैं एंड वो ऐसे फ्री के मार्क्स आते हैं आपके पास, बिकॉज इफ़ यू नो इट यू नो इट, इफ़ यू डोंट नो इट यू डोंट नो इट. तो इनऑर्गेनिक अच्छे से करनी है एनसीईआरटी से, बार बार करनी है और हाईलाइट कर लेना. जो चीज़ आपको रिपीटेडली दिख रहा है कि मेरे को ये चीज़ नहीं याद हो रही, उस चीज़ को हाईलाइट कर लो, तो आप वो चीज़ को ज़्यादा फोकस करके पढ़ना. देन वी कम टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और एनसीईआरटी भी इम्पॉर्टेंट है, इक्वली इम्पॉर्टेंट है. स्पेशली जो एल्डिहाइड, कीटोन और ये सब जो चैप्टर्स हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी. तो ऑर्गेनिक में भी एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करना है, एट द सेम टाइम क्वेश्चंस भी करना है. नाउ ये तो हो गया ओवरऑल एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट का. वन इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर दोस्त जिनका पोर्शन कंप्लीट हो चुका है एंड जिन्होंने लेट्स से एक आध रिविजन भी कर लिया है पर सब्जेक्ट, सो फॉर देम आई वुड से कि टेस्ट बहुत सारे दो फ्रॉम क्रेडिबल सोर्सेज. एंड व्हेन यू गिव दोज टेस्ट इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैट यू एनालाइज दोज टेस्ट कि वो टेस्ट में किस टाइप की गलती हो रही है, कितनी गलतियाँ हो रही है, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा गलती हो रही है, टाइम मैनेजमेंट में कोई गड़बड़ है या फिर सिली मिस्टेक्स ज़्यादा हो रही है, एंड फिर वो मिस्टेक स्पेसिफिक रेक्टिफिकेशंस करो सो दैट आपके जो इम्प्रूवमेंट है मार्क्स में वो आए. एंड फॉर दोस्त जिनके मार्क्स स्टैगनेंट से हो चुके हैं, आई वुड से कि यू डोंट स्टॉप वर्किंग कि मार्क्स तो बढ़ नहीं रहे तो अब इसके आगे क्या करूँ, बट जस्ट कंटिन्यू वर्किंग, जस्ट जैसे चल रहा है वैसे चलते रहना, रुकना नहीं है. जिनके मार्क्स कम हैं उनको भी ये है कि पहले अपना पोर्शन और स्ट्रॉन्ग करो एंड अपनी क्या बोलते हैं मिस्टेक्स को एनालाइज करो. दिस इज ओवरऑल, बट अदरवाइज व्हेन इट कम्स टू स्ट्रेस मैनेजमेंट, सो स्ट्रेस मैनेजमेंट आई वुड से फर्स्टली डिसाइड योर स्ट्रैटेजी एंड डू नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीवन एल्स. ये जो मैं बोल रही हूँ, आप मैंने पहले भी बोला था, ये ज़रूरी नहीं है यू फॉलो इट 100%, बट कुछ यू कैन पिक अप, कुछ यू कैन लर्न फ्रॉम दिस. सो अबाउट स्ट्रैटेजी आई वुड से कि इफ़ यू आर डूइंग वन सब्जेक्ट पर डे, तो कोशिश करो कि 1 या 2 दिन में चैप्टर को कंप्लीट करो अपने सेटिस्फैक्शन लेवल के हिसाब से. इफ़ यू आर डूइंग 2 सब्जेक्ट्स पर डे, तो उसमें ऐसा रखो कि जो तुम्हारा वीक सब्जेक्ट है उसको कांस्टेंट रखो कि ये सब्जेक्ट मेरे को रोज़ करना ही है, मिनिमम 1-2 घंटा रोज़ करना है. उसके बाद जो दूसरा सब्जेक्ट है वो तुम ऑप्शनल रख लो कि मैं इसको ऑल्टरनेट करते रहूँगी जो मेरा वीक सब्जेक्ट है उसके साथ. सो ऑल्सो टेक एडिक्वेट एंड नेसेसरी ब्रेक्स. आई वुड से अननेसेसरी ब्रेक्स मत लेना, नहीं तो ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही ब्रेक नहीं ले रहे हैं, बिकॉज देन बर्नआउट बहुत ईजिली होता है. सो आई थिंक ब्रेक इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू स्ट्रेस मैनेजमेंट. अपनी हॉबीज़ पे थोड़ा ध्यान दे सकते हो व्हेन यू आर ड्यूरिंग अ ब्रेक, या जो जब भी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि थोड़ा रिलैक्सेशन का टाइम चाहिए तो तब. एंड बाकी स्ट्रेस मैनेजमेंट में आई वुड से कि टेक इट स्लोली, do not try to rush things, do not get influenced by other people, and have faith in yourself. आधी टेंशन तो बस इसलिए आती है कि खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होता, बट ऐसे नहीं करना. अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना, जो तुमने पढ़ा है उस पर पूरा फेथ रखना कि ये तो मैं कर ही लूँगी. अब जो मेरे को नहीं आता मेरे को उस पर फोकस ज़्यादा करना है. सो आई थिंक दैट इज़ इनफ फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट. एंड ऑल्सो वन लास्ट थिंग, कुछ बच्चों को ये होता है बिकॉज दे हैव रिवाइज्ड सो मच फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड बहुत कर लिया होता है कि लास्ट के 1-2 महीने में इतनी पढ़ाई नहीं होती, एफिशिएंसी कम हो जाती है. वेयर एज यू वुड एक्सपेक्ट कि लास्ट के 1 और 2 मंथ्स में एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए कंसिडरिंग कि प्रेशर बढ़ रहा है. बट अगर तुम्हारी एफिशिएंसी कम हो रही है देन ऑल्सो इट्स ओके, इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन अगर तुम्हारी एफिशिएंसी कम हो रही है बिकॉज यू हैव रिवाइज्ड अ लॉट. तो एट दैट पॉइंट थोड़ा रिवीजन को साइड में रख के अपने टेस्ट पे फोकस करना, क्योंकि वो टेस्ट एक सॉर्ट ऑफ ब्रेक भी सर्व करते हैं एंड तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने में
आई फील थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है एज़ कम्पेयर टू बस रटना. So yes, for stress management, I would suggest this only. And बाकी बस consistency is very important and hard work is very important. Yeah, that's it. ओके, थैंक यू पावनी. आई थिंक वेरी की मैसेजेस. पहले तो पोर्शन ही डेफिनेटली कंप्लीट होना चाहिए. पोर्शन अगर हो गया है तो प्रैक्टिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग. एंड पावनी ने ये भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करा कि स्ट्रेस मैनेज कैसे हो सकता है. डेफिनेटली स्ट्रेस तभी होगा जब आपका पोर्शन कंप्लीट नहीं होगा, या आप अंडर प्रिपेयर्ड हैं, या अपने आप पे डाउट है. तो ये सारी चीज़ें आप अपने अंदर से हटाइए. सेल्फ डाउट जो है वो इम्प्रूव कीजिए. सेल्फ डाउट पे मत रहिए. ठीक है. एंड आई बिलीव ये छोटी सी टॉक विद पावनी विल डेफिनेटली हेल्प यू. प्रॉबेबली आप जल्द ही उसके भी जूनियर बने, या आप किसी और मेडिकल कॉलेज में अच्छी सीट के साथ, अच्छे रैंक के साथ एडमिशन लें. इस शुभकामनाओं के साथ मैं यहीं रोकता हूँ. तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें. नमस्कार.